हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो पढ़ रहे हैं वह है आचार्य मम्मट द्वारा रचित काव्य प्रकाश का पंचम उल्लास जो है हमारा। हम आज उसको पढ़ेंगे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पंचम उल्लास का जो नाम है वही देखिए, गुणीभूत व्यंग्य निरूपणात्मक, अर्थात उसमें गुणीभूत व्यंग्य काव्य जो है उसका निरूपण किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं अगर कि गुणीभूत व्यंग्य काव्य का हम तो पंचम उल्लास कर रहे हैं। प्रथम उल्लास में क्या बताया गया था कि उसकी परिभाषा क्या होती है गुणीभूत व्यंग्य काव्य की? क्या बताया गया था? अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य तु माध्यमम। गुणीभूत व्यंग्यम तु माध्यमम, अर्थात जो वाच्य अर्थ की अपेक्षा विशेष चमत्कार उत्पन्न जहां पर नहीं होता। मान ले हम वाच्य अर्थ की अपेक्षा विशेष चमत्कार ना होने पर तो मध्यम काव्य होता है। गुणीभूत काव्य को एक और क्या कहते हैं? मध्यम काव्य कहते हैं। इसीलिए एक छोटी सी इसकी परिभाषा होती है, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य काव्य तु मध्यमम। याद रखिएगा आप, हमारा मध्यम काव्य ही गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहलाता है। अब पढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया है एव ध्वनि निरूपणते गुणीभूत व्यंग्य काव्य प्रभेदान। अब इस समय वो ध्वनि के बारे में उन्होंने पहले बता चुका है। अब वो क्या कह रहे हैं कि गुणीभूत व्यंग्य काव्य के जो भेद हैं उनका वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? निरूपण कर रहे हैं। अगूढ़म परस्यांग वाच्य सिद्धि अस्फुटम संदिग्ध तुल्य प्रधान्ये काक्वाक्षिप्त असुंदरम व्यंग्यमेवं गुणीभूत व्यंग्यस्य अष्टौ भेदा स्मृतः। इस प्रकार उन्होंने कितने बताए? गुणीभूत व्यंग्य काव्य के अष्टौ भेदा, अर्थात 8 भेद हैं। और 8 भेद कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला ये अगूढ़म। देखिए, अब आपको अच्छे समझ में आएगा। एक बार देखते हैं, अब देखिएगा, अब आपको समझ में आएगा। सबसे पहला है हमारा अगूढ़ व्यंग्य। ये हमारा हो गया अगूढ़, ये हुआ हमारा पहला। उसके बाद आया हमारा अपरस्यांग, दूसरा। वाच्य सिद्धे आया तीसरा। अस्फुटम चौथा। संदिग्ध पांचवा। तुल्य प्रधान्य छठा। काक्वाक्षिप्त सातवां। और अंतिम 8वां असुंदरम। क्या हुआ हमारा? 8वां व्यंग्यमेव। इसी प्रकार से इन्होंने गुणीभूत व्यंग्य काव्य के 8 भेद बताए हैं। चलिए अब हम देखते हैं 8 भेद किस प्रकार से है। ये देखिए, हम देखें, अगर व्याख्या भी देखें तो किस प्रकार है। पंचम उल्लास में मध्यम काव्य के भेद प्रभेदों का उदाहरण सहित निरूपण किया जा रहा है। कौन कह रहे हैं? जो हमारे आचार्य हैं उनकी लाइन है। अब वो क्या कह रहे हैं? इस प्रकार ध्वनि का निरूपण कर चुकने के बाद मतलब कर चुके हैं वो ऑलरेडी। अब उनका जो नया स्टार्ट हुआ है उसमें है गुणीभूत व्यंग्य काव्य के 8 प्रकार कहे हैं। अगूढ़, अपरस्यांग, वाच्य सिद्ध्यांग, अस्फुट, संदिग्ध प्रधान्य, तुल्य प्रधान्य, काक्वाक्षिप्त, असुंदर। ये हमारे जो हैं 8 गुणीभूत व्यंग्य काव्य के भेद हैं। अब इनको हम संक्षेप में पढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि किस प्रकार से कौन सा है। देखिए क्या है हमारा। देखते हैं। कामिनी कुंचक लशवद गूढ़ चमत्कारोति अगूढ़म तु स्फुटतया वाच्यम अनीति गुणीभूत एव। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो हमारा अगूढ़ व्यंग्य काव्य होता है वो कैसा होता है उसका वो बता रहे हैं उदाहरण। देखते हैं नीचे, देखिए क्या कह रहे हैं। यहाँ से आपको समझ में आएगा अच्छे से। क्या कह रहे हैं? जो व्यंग्य सुंदरी के स्तन कलश के समान, क्या कहने का तात्पर्य कि कुछ तो ढका हुआ हो और कुछ प्रकट होता है, वही चमत्कार जन्य होता है। वो व्यंग्य स्पष्ट रूप से प्रकट है, वह वाच्यार्थ के समान हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है हमारा? वो गुणीभूत व्यंग्य काव्य
हो जाता है। क्या कहने का तात्पर्य, उनके कहने का मतलब है कि वही हमारा ध्वनि काव्य, वही सुंदर काव्य कहलाएगा, उत्तम काव्य, जो कुछ ढका हुआ हो और कुछ प्रकट हो, अर्थात जो कैसा हो, इसमें बताऊं, जो व्यंग्य सुंदरी के स्तन कलश के समान हो तथा वही चमत्कार जन्य होता है। अगर वाच्यार्थ, हमें वाच्यार्थ पढ़ने पर ही उसका व्यंग्यार्थ ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है तो वो उत्तम काव्य नहीं है। वो उत्तम काव्य तब कहलाएगा जब वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ भिन्न हो, तब वो उत्तम काव्य कहलाएगा। इस प्रकार जो हमारा पहला भेद है गुणीभूत व्यंग्य काव्य का, क्या है, अगूढ़ व्यंग्य है। ये हमारा क्या हो गया, गुणीभूत व्यंग्य काव्य का पहला भेद। इसका आगे इन्होंने उदाहरण भी दिया है कि क्या कह रहे हैं कि जिसका शत्रु अपना तिरस्कार करते हुए स्वयं आकर तपी हुई लोह शलाका के द्वारा अपने कानों को भेदता था। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया गया है, इसके उदाहरण बताए गए हैं कि किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि क्या है अगूढ़ व्यंग्य काव्य, अगूढ़ गुणीभूत व्यंग्य काव्य क्या है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। सेकंड आता है हमारा अपरस्यांग। क्या कह रहे हैं, अपरस्य रस देवाचयस्य व वाक्यार्थीभूतस्य अंगम रसादि अनुकरणम रूपम वा। क्या कह रहे हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यहां कह रहे हैं वो सेकंड आया हमारा अपरस्यांग गुणीभूत व्यंग्य काव्य। अन्य अपरस्यांग, अन्य अपर अर्थात रस आदि अथवा वाच्य अर्थ जो कि वाक्य का तात्पर्य रूप से प्रधान अर्थ होता है, उसका अंग कोई रस भाव आदि अथवा क्या हो, कोई और नहीं होता, वो खुद ही होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, अपरस्यांग। अगर आप इन शॉर्ट में देखें तो इन शॉर्ट में क्या होगा, जहाँ व्यंग्यार्थ वाक्य के तात्पर्य रूप किसी अन्य प्रधान अर्थ का अंग अर्थात उपकारक हो। कहना चाह रहे हैं कि हम कह कुछ रहे हैं और समझ कुछ रहे हैं, जैसे कि यहाँ यह वही कर्दनी को खींचने वाला, पीन स्तन का मर्दन करने वाला, नाभि उरु और जांघों का स्पर्श करने वाला तथा क्या है, नीवा को ढीला करने वाला हाथ है। यहाँ पे क्या है, ये क्यों उत्तम काव्य क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे श्रृंगार काव्य में क्या कर दिया है, करुण प्रकट कर रहे हैं कि कौन कह रही हैं ये, किनकी पत्नी कह रही है ये। देखिए यहाँ देखते हैं, महाभारत के स्त्री पर्व में है ये। यहाँ पर श्रृंगार करुण का अंग है। क्या कह रहे हैं कि अपर रस कौन सा हो गया, इसमें श्रृंगार हो गया, तो इस प्रकार से ये उत्तम काव्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि महाभारत स्त्री पर्व अध्याय 24 में रणभूमि में इस संदर्भ में क्या हो गया है, भूमि में कट कर गिरे हुए भूरिश्रवा के हाथ को लेकर उसकी पत्नी विलाप कर रही है। अब देखिए, हमने ऊपर पढ़ के देखा तो वहाँ पे करुण रस की बजाय श्रृंगार रस अधिक प्रबल था, जबकि क्या होना चाहिए था, करुण रस अधिक प्रबल होना चाहिए था, परंतु कौन सा रस, श्रृंगार रस अधिक प्रबल हो रहा था। इसी संदर्भ में करुण रस प्रधान है, प्रिय नाश के कारण शोक की प्रधानता है, भूरिश्रवा की पत्नी का पुनर्अनुभव श्रृंगार क्या है, स्मरण लोक शोक का ही पोषण करता है, अतएव श्रृंगार रस करुण रस का अंग है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य, अर्थात ये उत्तम काव्य नहीं कहलाएगा। किस प्रकार से हुआ हमारा ये हम कहेंगे ये है हमारा अपरस्यांग गुणीभूत व्यंग्य काव्य, जहाँ पर कोई अन्य तात्पर्य रूप प्रधान रस हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, अपरस्यांग गुणीभूत व्यंग्य काव्य। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा वाच्य सिद्धांग। अच्छा, इसे क्या कहेंगे हम, वाच्य सिद्धांग। वाच्य सिद्धांग समझ में आ रहा है कि जहाँ पर वाच्य की सिद्धि के लिए क्या करा जाए, जहाँ वाच्य की सिद्धि व्यंग्यार्थ के अधीन हो। जब तक हमें व्यंग्यार्थ नहीं समझ में आएगा तब तक हम वाच्यार्थ को समझ नहीं पाएंगे। तो ये हमारा क्या है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य इसलिए हो गया कि जब तक हमें कोई समझाएगा नहीं कि इसका व्यंग्यार्थ ये है, तब तक हमें वाच्यार्थ समझ में नहीं आएगा। पढ़ते हैं, देखिए श्लोक देख के आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं वो। श्लोक से हमारा है कि उदाहरण हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या है। वाच्य की सिद्धि कह रहे हैं कि क्या है, मेघ रूपी सर्प से उत्पन्न विष सहसा अचानक
मेघ रूपी सर्प से उत्पन्न विष जल का हलाहल, सहसा वियोगिनी नायिकाओं को चक्कर देने वाला, विषयों में अरुचि उत्पन्न करने वाला, बाहरी इंद्रियों में निश्चेष्टा, मूर्छा, मान, तमोगुण के उद्रेकों से अंधता, शरीर कृशता, मरणासन तथा क्या कर देता है, मरणासन जैसी दशा कर देता है। यहाँ पर विष शब्द का व्यंग्यार्थ गरल अर्थात हलाहल है। तात्पर्य यहाँ पे कोई विष की तात्पर्य नहीं चल रही है, यहाँ पे वियोग जो है उसकी वर्णन चल रहा है। जब तक हमें नहीं समझाया गया कि यहाँ पर जो विष का तात्पर्य है वो हलाहल तात्पर्य वियोग से है, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि जो ये श्लोक चल रहा है ये किसके लिए चल रहा है। इस तरह से वाच्य अर्थ की सिद्धि में क्या कहलाता है कि जहाँ पर वाच्य अर्थ की सिद्धि व्यंग्य अर्थ के अधीन हो, जब तक हमें व्यंग्य अर्थ ना समझ में आए तब तक वाच्य अर्थ नहीं समझ में आएगा, तो वो क्या कहलाता है, वाच्य सिद्धि गुणीभूत काव्य का वो एक हमारा भेद है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अस्फुट। अस्फुट समझ में आ रहा है, जो स्फुट ना हो वही है हमारा अस्फुट। अस्फुट होता है हमारा, देखिए अस्फुट से अगर समझे हम तो अस्फुट को समझेंगे हम, उदाहरण देखिए पहले क्या है उदाहरण। हे प्रियतमा, आपको बिना देखे दर्शन की लालसा बनी रहती है, देख लेने पर वियोग का भय होता है। इस प्रकार ने आपके बिना ना आपको बिना देखे सुख है और ना ही देखने पर। एक कोई नायिका है, वो नायक से क्या कह रही है कि भाई जब आप यहाँ होते हैं तो आपसे बिछड़ने की हमें भय रहता है, और जब आप नहीं होते हैं तो आप कब मिलेंगे इसका भय रहता है। तो ये हमारा क्या है, अस्फुट। अस्फुट से अगर हम शॉर्ट में देखें तो क्या है, जहाँ व्यंग्यार्थ को सहृदय जन भी सहज में समझ नहीं पाते। अर्थात वो क्या कहना चाह रही है, क्या वो ये कहना चाह रही है कि आप यहाँ रुक जाएं, या वो कहना चाह रही है कि आप जाएं नहीं। देखिए यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रही है, तो हम क्या कहेंगे, अस्फुट गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। यहाँ पे यही हमारा क्या कहलाता है, जहाँ पर जो सहृदय जन है, बिल्कुल सहृदय जन, बिल्कुल जो कहते हैं उत्तम श्रेष्ठ श्रोता जिन्हें कहेंगे कि वो तुरंत समझ जाते हैं, जब वो भी समझ ना पाए तो उसको क्या कहेंगे हम, अस्फुट। यहाँ पर जिससे तुम अभिष्ट ना हो और जिसके वियोग का भय उत्पन्न हो, वैसा ऐसा करो, यह व्यंग्य अस्फुट है। अर्थात समझ में नहीं आ रहा है कि वो कह रही है कि आप बिछड़ जाएं या ना बिछड़ें। इस तरह से यहाँ पर अस्फुट गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा संदिग्ध प्रधान गुणीभूत व्यंग्य काव्य। संदिग्ध प्रधान, संदिग्ध प्रधान का मतलब क्या है, संदिग्ध मतलब जहाँ संदिग्ध संदेह हो कि वाच्यार्थ प्रधान है या व्यंग्यार्थ प्रधान है, ये है हमारा संदिग्ध प्रधान। श्लोक देखते हैं, देखिए इसका उदाहरण देखें कैसा है। देखो, चंद्रोदय के प्रारंभ में समुद्र के समान कुछ कुछ परिवर्तित हो गया है। धैर्य जिनका ऐसे महादेव जी बिंबफल के सदृश अदृष्ट वाले पार्वती जी के नेत्रों को घुमाने लगे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चुंबन करना चाहा, इस व्यंग्यार्थ प्रधान है। ये हमारा क्या है, व्यंग्यार्थ प्रधान है, परंतु नेत्र खुलने पर क्या हो गया, वाच्यार्थ प्रधान हो गया। इस प्रकार से संदिग्ध प्रधान है कि यहाँ पर व्यंग्यार्थ प्रधान है या वाच्यार्थ प्रधान है। नॉर्मली अगर आप परिभाषा लिखेंगे तो आप लिखेंगे संदिग्ध प्रधान गुणीभूत व्यंग्य काव्य। संदिग्ध प्रधान गुणीभूत काव्य उसे कहेंगे जहाँ पर यह समझ में ना आए कि वाच्यार्थ प्रधान है या व्यंग्यार्थ प्रधान है, वह हमारा संदिग्ध प्रधान गुणीभूत व्यंग्य काव्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा तुल्य प्रधान। तुल्य प्रधान, तुल्य प्रधान देखिए समझने से पता चल रहा है जहाँ चमत्कार उत्पन्न में वाच्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ का तुल्य सामर्थ्य होता है। अर्थात क्या होता है, व्यंग्यार्थ की प्रधानता वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक होगी, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, तुल्य प्रधान गुणीभूत व्यंग्य काव्य। उदाहरण देखिए, उदाहरण समझ में आएगा कि हे राक्षस राज, ब्राह्मणों के अतिक्रमण अर्थात अपमान करने का त्याग आपकी राक्षसों के ही कल्याण के लिए है, नहीं तो आपका ऐसा मित्र परम परशुराम शुद्ध हो जाएगा। यहाँ परशुराम समस्त क्षत्रियों के समान राक्षसों का भी क्षण भर में नाश कर देगा। इस व्यंग्यार्थ की तथा वाच्यार्थ की समान रूप से प्रधानता है।
तो यहाँ पर तुल्य क्या हो रहा है कि व्यंग्यार्थ की प्रधानता जो है वो वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक हो रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, तुल्य प्रधान गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा काक्वाक्षिप्त गुणीभूत व्यंग्य काव्य। काक्वाक्षिप्त होता है जहाँ पर काकु नामक ध्वनि विकार से आक्षिप्त व्यंग्य के बिना वाच्य अर्थ का स्वरूप ही निष्पन्न नहीं होता। अर्थात जहाँ पर जब तक वो काक्वाक्षिप्त जो ध्वनियाँ हैं वो ना प्रकट की जाएं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। उदाहरण से देखिए, हे संग्राम में क्रोध से कौरवशतः का संहार न करूंगा, न दुशासन के हृदय में रक्त न पीऊंगा, न अपनी गदा से दुर्योधन की जांघाओं को चूर्ण न करूंगा। आपका राजा युधिष्ठिर शर्त से क्या है, शांत ले, शरण ले। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उनके कहने का मतलब ये नहीं है कि क्या मैं कौरवों का संहार नहीं करूंगा। उनके कहने का मतलब है क्या मैं कौरवों का संहार नहीं करूंगा अर्थात करूंगा। क्या मैं दुशासन के हृदय का रक्त नहीं पीऊंगा अर्थात पीऊंगा। क्या मैं अपनी गदा से दुर्योधन की जांघाओं को नष्ट नहीं करूंगा अर्थात करूंगा। यहाँ पर जो भीम है वो ये बात कह रहे हैं। अगर हमें काक्वाक्षिप्त ध्वनियाँ ना ज्ञात हो कि उनका यहाँ पर तात्पर्यार्थ करूंगा से है तो क्या होगा, हमें ये समझ में नहीं आएगा, इसका वाच्यार्थ का जो स्वरूप है वो निष्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार से ये हमारा क्या है, काक्वाक्षिप्त गुणीभूत व्यंग्य काव्य। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और अंतिम रह गया है हमारा क्या, असुंदर। असुंदर देखते हैं। असुंदर से क्या होता है, असुंदर असुंदर, चलिए मैं आपको बताती हूँ असुंदर क्या है। असुंदर होता है हमारा जहां व्यंग्यार्थ स्वभाव से ही वाच्यार्थ की अपेक्षा कम चमत्कृत होता है। अर्थात क्या होगा, वो जो हमारा व्यंग्यार्थ है वाच्यार्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यंग्यार्थ इतना सुंदर नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, असुंदर। अर्थात वो तो स्वभाव से ही सुंदर नहीं है। उदाहरण देखिए, उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। उदाहरण क्या है कि वेत्सी कुंज से उड़ते हुए पक्षियों के कोलाहल को सुनती हुई गृह कार्य में लगी हुई बहू के अंग प्रफुल्ल हो गए। फिर से सुनिए एक बार, यहाँ पे मिस हो गया है पेपर, लेकिन आप ध्यान से सुनिए कि वेत्सी कुंज से उड़ते हुए पक्षियों के कोलाहल को सुनती हुई गृह कार्य में लगी हुई कौन, नायिका के या बहू के अंग प्रफुल्ल हो गए। यहाँ पे इनके कहने का क्या मतलब है, देखिए क्या कह रहे हैं कि लता कुंज में जब पक्षियों के चहचहाने हुए हैं तो एक नायिका है जो कि घर में काम कर रही है, परंतु उसने उड़ते हुए पक्षियों को देखा। कहाँ से, जहाँ पे उन्होंने मिलने के लिए आपस में बुलाया होगा कि मैं अपने प्रियतम को कहा होगा कि मैं आपको आके वहाँ मिलूंगी। जब वहाँ वेत्सी कुंज से पक्षी उड़े, इसका मतलब उसमें कोई प्रवेश किया है उस उपवन में, तो उसके गृह कार्यों में जो लगी हुई बहू थी वो व्याकुल हो गई। इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वाच्य अर्थ है वो अधिक चमत्कार हो रहा है किसके, व्यंग्यार्थ की अपेक्षा, इसीलिए यहाँ पर क्या है, असुंदर है। चिंता ना करें, आगे हम संक्षेप में देखेंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। यही हमारा क्या होता है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो पंचम उल्लास में आता है, आप बीए का है या एमए में आता है नॉर्मली काव्य प्रकाश, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है पंचम उल्लास में। वो आपसे पूछेंगे गुणीभूत व्यंग्य काव्य के भेद कितने हैं, उनको संक्षिप्त में दर्शाइए। एषा भेदा यथा योगम वेदितव्यमश्च पूर्वात्। इस प्रकार से उन्होंने क्या कहे हैं, ये हमारे उन्होंने क्या कह दिए, सभी के सभी भेद थे। क्या कह रहे हैं, इन गुणीभूत व्यंग्यों के भेद की ध्वनि पूर्व के भेदों के संबंध ही ग्रस्त समझ लेनी चाहिए था। तो उन्होंने कहा है कि जो हमने ये भेद समझे हैं ये इसी प्रकार हमें 8 जो हैं इनको 8 को समझ लेना चाहिए। ये रहा असुंदर, एक बार हम देख लेते हैं, चलिए। असुंदर में देखिए यहाँ पे है हमारा, ये रहा क्या, ये रहा कि वेत्सी कुंज में उड़ते हुए पक्षियों के कोलाहल को सुनती हुई नायिका जो बहू थी वो उसके अंग प्रफुल्लित हो गई। यहाँ हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, ये है हमारा गुणीभूत व्यंग्य काव्य जो है असुंदर गुणीभूत व्यंग्य काव्य। इस प्रकार हमारे 8 के 8 समाप्त हो गए हैं। एक बार हम इन शॉर्ट में सबको पढ़ लेते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए हम पढ़ रहे हैं पंचम उल्लास। पंचम उल्लास में ये है हमारा गुणीभूत व्यंग्य काव्य का
परिभाषा अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य तु मध्यमम। क्या कहने हैं कि व्यंग्य अर्थ कैसा होता है, वाच्यार्थ की अपेक्षा चमत्कार न होने पर अतादृशी तो मध्यम काव्य होता है। जहाँ पर व्यंग्यार्थ ना हो वहाँ पर मध्यम काव्य होता है। ये रहा हमारा गुणीभूत व्यंग्य काव्य की क्या है, ये हमारे 8 भेद हैं जो हम अभी पीछे कारिका के रूप में पढ़ के आए हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था अगूढ़ व्यंग्य काव्य। वह है जहाँ असहृदय जनों को भी व्यंग्यार्थ की शीघ्र प्रतीति हो जाती है। अपरस्यांग वह है जहाँ वाच्यार्थ वाक्य के तात्पर्य रूप किसी अन्य प्रधान अर्थ का अंग अर्थात उपकारक हो जाता है। वाच्यार्थ की सिद्धि क्या थी, जहाँ वाच्यार्थ की सिद्धि व्यंग्यार्थ के अधीन होती है, वो है हमारा वाच्यार्थ। नेक्स्ट आता है अस्फुट, जहाँ व्यंग्यार्थ को सहृदय जन भी सहज में समझ ना पाए, वो क्या है, अस्फुट। फिफ्थ होता है संदिग्ध प्रधान। वह है जहाँ यह संदेह होता है कि वाच्यार्थ प्रधान है अथवा व्यंग्यार्थ प्रधान है, वह है हमारा संदिग्ध। नेक्स्ट आता है हमारा तुल्य प्रधान। तुल्य प्रधान में क्या है, यहाँ जहाँ चमत्कार उत्पादन में वाच्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ का तुल्य सामर्थ्य होता है, अर्थात व्यंग्यार्थ की प्रधानता वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक नहीं होती, तो क्या है वो हमारा तुल्य। काक्वाक्षिप्त है, जहाँ काकु नामक ध्वनि विकार से अक्षिप्त व्यंग्यार्थ के बिना वाच्यार्थ का स्वरूप ही निष्पन्न नहीं होता, वो क्या होगा हमारा काक्वाक्षिप्त। असुंदर हमने पढ़ा था, असुंदर है जहाँ व्यंग्यार्थ स्वभाव से ही वाच्यार्थ की अपेक्षा कम चमत्कृत होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, व्यंग्यार्थ। आशा करते हैं आपको सभी समझ में आ गए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ये लीजिए, आप ले सकते हैं। ओके, ये हमारे भेद हो गए। ये भेद का संक्षेप में परिचय और अंतिम में ये बाकी के 3 भी। डन। आशा करते हैं आपको सभी समझ में आए होंगे। कोई भी आपको परेशानी आप नीचे लिख के पूछ सकते हैं। चलिए आपके लिए महत्वपूर्ण सा प्रश्न, तो प्रश्न के रूप में आप बताएंगे कि हमने अभी देखा था, आप बताएंगे गुणीभूत व्यंग्य काव्य का तीसरा भेद कौन सा है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।